नमस्ते साथियों। आज अपन लोग जो डिस्कशन करेंगे वो आरएसएम एसएसबी एलडीसी के जो अंतिम 2 माह बचे हैं। मई अपना स्टार्ट हो गया, मई जून, और उसके बाद में 5 और 6 जुलाई को आपको पता है एग्जाम है। अब तक जो होना था हो गया। आपने तैयारी की तो भी ठीक, नहीं की अब तक ढंग से तो भी ठीक, आप उलझन में हो तो भी ठीक, आप क्लियर हो तो भी ठीक। पूरी हिंदी पिक्चर्स में अपन देखते हैं कि पूरी मूवी में जो विलन है वो हावी रहता है, ठीक है ना। हीरो मार खाता रहता है, हीरोइन को उठा के ले जा रहे, कुछ ना कुछ क्राइसिस चलता रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। लेकिन जो अंतिम 5 मिनट होते हैं मूवी में, उसमें हीरो क्या करता है, अपनी सारी की सारी शक्तियां कलेक्ट करता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्लियर होती है, सारा प्लान क्लियर होता है, और एंड में वो लास्ट 5 मिनट में सारी मूवी को चेंज कर देता है। अपनी जो मूवी है उसके ये जो लास्ट 2 महीने हैं वो उन्हीं 5 मिनट की तरह होंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो, ये कंप्लीट डिस्कशन वीडियो है, इसमें ज्ञान नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि तुम्हें पूरी जान लगा देनी है, तुम्हें पूरी हिम्मत से लड़ना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। सब चाहते हैं, ये सारा ज्ञान हमारे पास में है। हम प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती है तैयारी के अंदर, एंड टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कंप्लीट डिस्कशन वीडियो होगा। आपका कोई दोस्त भी अगर परेशान है, एलडीसी की तैयारी कर रहा है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो उसको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पहले अपने को समझना है ना, इसीलिए थंबनेल में मैंने लिखा है समझ जरूरी है ना, मोटिवेशन जरूरी नहीं है, ज्ञान जरूरी नहीं है। जो अंडरस्टैंडिंग है पेपर की कि हम किस युद्ध में और इस युद्ध में हमें कैसे लड़ना है, इसको समझना अनिवार्य है। तो देखते हैं एक करके। इन प्रॉब्लम्स जो भी आती है उनको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें आपके सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, जो जो स्टूडेंट फेस करता है वो सारी प्रॉब्लम्स इन 4 कैटेगरीज में अपन बांटेंगे। फर्स्ट है अपना नेगेटिव माइंडसेट। सबसे जो मूलभूत समस्या होती है, हमारा जो माइंडसेट है, कोई भी एक सिंगल पर्सन आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जिसका माइंडसेट नेगेटिव है लेकिन वो सिलेक्शन ले लिया। तो सबसे जो जरूरी एलिमेंट है, सबसे पहले इसको समझेंगे, नेगेटिव माइंडसेट को, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बनता है ये, और कैसे इसको सही करना है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे बच्चों की समस्या ये होती है कि नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, कैसे हैंडल करना, इजी पेपर है तो क्या करना, हार्ड पेपर है तो क्या करना, मॉडरेट पेपर है तो कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कितने नहीं छोड़ने चाहिए, कब क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, कब कम क्वेश्चन, ये डिस्कशन जरूरी है। इस थर्ड जो थिंग आती है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। क्योंकि एलडीसी में अपने 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके और मैथ्स। फिर जीके को अगर अपन अनफोल्ड करेंगे तो उसके अंदर कल्चर है, हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी है, इंडिया की ज्योग्राफी दे रखी है, करंट अफेयर्स दे रखे हैं। फिर मैथ्स को अनफोल्ड करेंगे तो अर्थमेटिक, एडवांस, वैदिक गणित, ये सारे आ जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे तो ग्रामर का अलग सेगमेंट और वोकेबलरी का अलग सेगमेंट है। तो बहुत सारी वैरायटी है। अब एक दिन में 24 घंटे में कैसे इन चीजों को मैनेज करें। अपने पढ़ाई का टाइम मैक्सिमम कितना पढ़ लेंगे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते। अब इन 12 घंटे में हमारे पास में पढ़ने के लिए 15 चीजें, 20 चीजें, तो कैसे इनको मैनेज करना, वीकली मैनेज करना, मंथली मैनेज करना, डे वाइज मैनेज करना। तो ये सारी चीजें अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट होती है अनसर्टेनिटी। सबसे जो सरफेस लेवल की समस्या है वो क्या होती है, अनसर्टेनिटी। पिछली बार एलडीसी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, बहुत विद्यार्थियों ने विरोध भी किया लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि फिर से आउट ऑफ सिलेबस आ गए तो पिछली बार जैसा पेपर आ गया। तो ये सारी चीजों को कैसे अपने हैंडल करना, इसको अपन इस पॉइंट में समझेंगे। तो इन चारों पॉइंट को पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रियल प्रॉब्लम क्या, और उसके बाद में अपन चलेंगे सॉल्यूशन पे। फर्स्ट पॉइंट अपन जो डिस्कस करेंगे वो है नेगेटिव माइंडसेट। अब ये कोई ज्ञान नहीं दूंगा मैं आपको कि नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए, पहले समझो कि नेगेटिव माइंडसेट है क्या। नेगेटिव माइंडसेट में सबसे जो पहला बिंदु होता है वो होता है सेल्फ डाउट। व्यक्ति के अंदर, खुद के अंदर एक डाउट होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं उसके मन में कभी भी ये बात नहीं आती। उसका तो दिमाग एक ही क्वेश्चन करता है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। क्वेश्चन में जैसे ही चेंज आएगा आपका पूरा का पूरा माइंडसेट स्विच हो जाएगा। मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चन है, और मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका जो ध्यान है वो पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के सराउंड होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट थिंग आपको जो रिमूव करना है वो सेल्फ डाउट। अब आप बोलोगे सर मेरे तो मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे तो टेस्ट सीरीज में मान लो 100 जन है तो मेरे तो रैंक 60 रैंक आ रही है, तो मैं कैसे सेल्फ डाउट नहीं करूं। सेल्फ डाउट भी अपने आप में अच्छा है लेकिन सुधार करने की दृष्टि से अच्छा है। मेरी 60वीं रैंक आ रही है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेरी 60वीं रैंक आ रही है और वो रैंक 10 के अंदर कैसे आएगी, क्वेश्चन वैसे चेंज होगा आपके दिमाग में कि 60 से 10 तक मैं कैसे पहुंचूं। जज नहीं करना, रुकना नहीं है कि 60 आ गए इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे की रैंक वाले ही आगे आते हैं, आगे की रैंक वाले ही पीछे जाते हैं, ये
नियम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, थॉट में थोड़ा सा कन्वर्जन करना है। मार्क्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपका जो माइंडसेट है वो कैसा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो नेगेटिव माइंडसेट को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सेल्फ डाउट, सबसे पहले अपने को इसको जीतना है, खुद को ऐसा कुछ बोलना ही नहीं। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर की पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। हिटलर क्या कहता था कि किसी भी झूठ को इतना फैला दो, किसी भी झूठ को इतना फैला दो कि लोग उसे सच मानने लग जाए। आज की सारी वेस्टर्न फिलोसॉफी आपको यही कहती है कि आप अपने दिमाग को जो सिग्नल्स दोगे, जैसा झूठ, आप अपने आप को झूठ बोल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैं तो फर्स्ट रैंक करूं, मेरा सिलेक्शन पक्का है। एक दिन आपको अंदर से आवाज आएगी कि ये झूठ है, दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन आएगी, चौथे दिन आएगी। 10-11 दिन तक अगर आप खुद को रिपीट करते रहोगे कि नहीं मेरा सिलेक्शन पक्का है, नहीं मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो सबकॉन्शियस है, इस बात को कहीं ना कहीं अंदर पकड़ लेगा। तो आपको उस झूठ को भी इतना रिपीट करना है कि आपका खुद का दिमाग उसको क्या मान ले, सही मान ले। तो सेल्फ डाउट अपना क्लियर हो जाएगा, और जो मार्क्स एवरेज वाली समस्या वो भी हमारी क्लियर हो जाए। मार्क्स कम आ रहे हैं, आने दो। आपका सिंगल माइंडसेट 2 महीने यही कि मार्क्स को कैसे इंक्रीज करना है, ज्यादा से ज्यादा कैसे सिलेबस कवर हो और मार्क्स क्या हो जाए, एंड डे पे बढ़ जाए। नेक्स्ट जो सबसे खतरनाक चीज आती है जिसको अपने को लड़ना है, वो है हमारा रूटीन, और वो है हमारी एडिक्शन। रूटीन, अब कम से कम आपको एडिक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इनसे आपको अब दूर होना ही पड़ेगा। कब तक टालते रहोगे? 2 महीने बचे, 2 महीने के लिए अगर आपके 40 साल आगे के सुधरे तो 2 महीने का त्याग करना पड़ेगा। बिना कुछ खोए आप कुछ पा नहीं सकते, तो 2 महीने के लिए एक छोटी सी चीज खोनी है जो अपने एडिक्शन है। अब आपको कैसे पता कि आपको कौन सी चीज की एडिक्शन है? भाई कोई चीज हैबिट है कि एडिक्शन है, इसका कैसे पता चलता है? तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी थी। वो स्टोरी ये कहती है कि एक सूफी फकीर जा रहा था। उस सूफी फकीर के साथ में 5 उसके चेले थे। अब वो जाते जाते उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो अपनी गाय को लेके जा रहा है, गाय रस्सी से बंधी हुई है और उसको वो लेके चल रहा है। तो सूफी फकीर ने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि बताओ कौन किसके भरोसे है? तो शिष्यों ने जवाब दिया कि ये जो आदमी है यही क्या है, मालिक है। तो फिर गुरु ने अचानक आदेश दिया कि उन दोनों को घेर लो, गाय को और उसके मालिक को। तो शिष्यों को पहले तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरु की आज्ञा है, क्या करे, करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस गाय और उस व्यक्ति को घेर लिया। अब उन्होंने बोला कि इससे वो रस्सी छुड़वा दो। जैसे ही आप रस्सी छुड़वाओगे, बताओ गाय, तो ये गाय आदमी के पीछे जाएगी कि आदमी गाय के पीछे भागेगा? तब शिष्यों की आंख खुली कि अगर हम ये रस्सी खोल देते तो गाय तो आजाद होके भागेगी, लेकिन जरूरत किसको है, उस मालिक को है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि गाय वो उस आदमी के भरोसे है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो आदमी है वो डिपेंडेंट है किस पे, उस गाय पे। तो हमारी जितनी भी एडिक्शन है, जितने भी हमारी जरूरतें, वो सारी हम उस आदमी की तरह, और वो जो एडिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अपना मोबाइल फोन, वो उस गाय की तरह देखने में लगता है कि ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअल में हम उसके कंट्रोल में। मोबाइल आपको नहीं बोलेगा कि आप मेरे को चलो, आपको नीड है, आपको जरूरत है, तो आप इसके पीछे जा रहे हो। तो आपको अपना मालिक बनना पड़ेगा। 2 महीने आपकी कोई भी ऐसी गाय नहीं होनी चाहिए जिसके पीछे आपको भागना पड़े। लाइन थोड़ी गड़बड़, आपकी कोई भी ऐसी गाय नहीं होनी चाहिए जिसके पीछे। तो फर्स्ट फेज में हमने समझा कि नेगेटिव माइंडसेट को कैसे रिमूव करना है। इन चीजों के बारे में सोचना, एकांत में सोचना, आपको ये चीजें दिखेगी, और उसके बाद में जैसी चीजें दिख जाएगी सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन करना नहीं है। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे कि क्या करना है। वो तो माइंडसेट प्रिपेयर करना मूल थिंग है, उसको चेंज करना अनिवार्य है। वो चेंज होने के बाद में दिमाग पूछेगा कि अब करना क्या है। तो अब जो बात करेंगे वो इस बेसिस पे करेंगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो सबसे पहली जो पॉइंट है अपना नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो आपको पता है आपके एलडीसी का अपने मार्किंग स्कीम को समझना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग के लिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। तो अपने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आपका जो पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पेपर 1 और पेपर 2। ये बात आपको पता है। पेपर 2 में आपके जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश। पेपर 1 में आपके जो सब्जेक्ट है वो आपका हो गया राजस्थान का जीके, फिर मैथमेटिक्स, और तीसरा सब्जेक्ट हो गया साइंस। अब ये जो दोनों पेपर है ये हमारे कितने कितने नंबर के हैं, जो मार्किंग है, जो मार्क्स है वो कितने होंगे, 100। दोनों में जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, हमारी जो कट ऑफ निकलेगी प्री की वो कितने नंबर की निकलेगी,
200 नंबरों की, तो मार्क्स तो कितने हैं 100, लेकिन क्वेश्चंस कितने आते हैं इसमें 150। 50 क्वेश्चन राजस्थान जी के, 50 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन साइंस के। और हिंदी इंग्लिश का जो वेटेज रहता है वो अपने रहता है 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस अलग चीज है, क्वेश्चन 150 और मार्क्स कितना है 100। तो जो एक्चुअल मार्किंग होगी वो हमारे यहां पे रहेगी, राजस्थान जीके की जो मार्किंग है वो अपनी रहेगी 33 सही 33 मार्क्स। मैथ्स की जो मार्किंग रहेगी वो अपने रहेगी 33 सही 33 मार्क्स। फिर आपकी जो साइंस की मार्किंग है वो रहेगी 33.33। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स है वो अपने रहेंगे 50 एंड 50। सबसे पहले तो इसको क्लियर करना जरूरी है। हिंदी इंग्लिश बहुत सारे बच्चे 90% बच्चों को लगता है कि हिंदी इंग्लिश तो इजी है, ये तो मेरे को आती है। अब मेरे को आती है तो मैं क्या करूं, मैं वो पढ़ूं जो मेरे को नहीं आता। मेरे को क्या नहीं आता, मेरे को मैथ्स नहीं आता, मेरे को साइंस में ये पार्ट नहीं आता, मेरे को ये पार्ट नहीं आता। लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसको उतनी इज्जत देनी पड़ेगी। यानी कि यदि साइंस पूरी भी आप कर लोगे तो वो आपको परफेक्ट करने पे कितने मार्क्स दिला सकती है 33। परफेक्ट यानी कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो वो आपको कितनी दिला सकती है 33। लेकिन हिंदी और इंग्लिश इसमें मान लो आपके 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए, लेकिन फिर भी वो आपको कितने मार्क्स दिला सकती है 50 में से 40 42 45। तो इस बात को अपने अंदर थोड़ा सा बैठा लेना। मैथ्स में आपने एक ही क्वेश्चन सही कर दिया, 50 में से 50 क्वेश्चन सही भी कर दिए, तो आपको ये कितने मार्क्स दिलाएगी 33। लेकिन यदि आपने हिंदी में 75 में से 75 सही किए तो ये आपको कितने मार्क्स दिला सकती है 50 मार्क्स दिला सकती है। अगर 75 में से 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा है, तो अपना जो फोकस है वो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। एंड टाइम में ये गलती नहीं करेंगे कि मेरे को हिंदी इंग्लिश आती है। आपको अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। तो जिसकी जितनी वेटेज है उसको उतना आपको टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे राजस्थान जीके की बात करें, इसके अंदर आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, कल्चर भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी भी पढ़ोगे और करंट अफेयर भी पढ़ोगे। इतना सारा पढ़ के जो मार्क्स है वो कितने आएंगे, सारा मिला के कितने मार्क्स आएंगे 33 नंबर। और बेचारी हिंदी सिंपल सी संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय, थोड़े बहुत संज्ञा सर्वनाम और बाकी याद करने वाला मैटर, ये सारे मिला के आपको तो इजी चीज है। इजी चीज के आपको अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो आपको इन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पढ़ना, इनको भी पढ़ने का अपना तरीका है, उसको डिस्कस करते हैं। अभी अपन डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम के नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। राजस्थान में जो सिस्टम है मार्किंग का वो कितना है, माइनस मार्किंग का 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। कितना नंबर कटेगा, 3 क्वेश्चन गलत करने पे अपना 1 नंबर कटेगा। या टोटल मार्क्स जितने हैं, एक क्वेश्चन के जितने मार्क्स है उसका 33% अपना क्या होगा, माइनस होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है आपको कि हमारे टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो शॉर्ट में बताऊं तो अपना जो एक क्वेश्चन है सिंगल क्वेश्चन, उसकी जो मार्किंग होगी वो होगी 0.66। एवरेज जो मार्किंग है 0.66 और 0.67, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। अब मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारे सामने ये 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें नहीं आते हैं, ठीक है ना, हमने कभी भी नहीं पढ़े, ऐसे 3 क्वेश्चन है। अब बच्चा सोचता है कि नेगेटिव मार्किंग है, अगर मैं करूंगा गलत हो जाएंगे तो मेरे मार्क्स नेगेटिव में चले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग को कैसे यूज करना है इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या कि यदि आप 3 क्वेश्चंस को गलत करते हो, यदि आप 3 क्वेश्चंस को गलत करते हो तो आपके जो मार्क्स माइनस होंगे वो कितने होंगे, एक क्वेश्चन के मार्क्स के बराबर। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपके कितने होंगे, -0.66। अब मान लेते हैं ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं आते, ठीक है। या एक चौथा क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते। चारों करंट अफेयर, आप करंट अफेयर छोड़ के गए, आपने पढ़े ही नहीं, चारों क्वेश्चन लाइन से पढ़े, चारों आपको नहीं आते। फर्स्ट थिंग आप ये सोचोगे कि मेरे को अटेंड नहीं करने। क्यों अटेंड नहीं करने, कि कहीं मेरे मार्क्स माइनस में न चले जाए। लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको अटेंड करते हो, अटेंड करते क्या होगा, मान लेते हैं आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आपका ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, फिर आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन था आपने 4 तुक्के मारे,
और प्रायिकता चैप्टर में अपन पढ़ते हैं 4 ही ऑप्शन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब मान लेते हैं आपने इसमें भी ए फिल कर दिया, इसमें भी ए फिल कर दिया, इसमें भी ए फिल कर दिया और इसमें भी, तो ए उत्तर आने की प्रायिकता कितनी है 1/4। 4 में से एक में तो आंसर ए हो गई, इसमें ये नहीं था, इसमें ये नहीं था, इसमें ये नहीं था, एकदम गैस वर्क में, ब्लाइंड गैस वर्क। आपको तो वहां पे थोड़ा बहुत आइडिया होगा, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, केस अलग होगा, मैं एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूं। तो एक में तो आंसर क्या होगा ए। आपने यहाँ पे जब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पे जो नेगेटिव लगी वो कितनी लगी, एक क्वेश्चन के मार्क के बराबर, यानी कि -0.66। लेकिन एक क्वेश्चन आपका जो गैस वर्क था वो सही हो गया, तो आपको मार्क्स कितने मिले 0.66। तो यदि 4 में एक क्वेश्चन भी आपका सही होता है तो आपका नेगेटिव का आपके मार्क्स पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इन चारों क्वेश्चंस को मिला के आपके जो नंबर आएंगे ना वो कितने आएंगे 0 आएंगे। 0 यानी कि आपका एक भी मार्क्स एक्चुअल में नेगेटिव नहीं हुआ। अब हम कैसे सोचते हैं कि सर मेरे एग्जाम में 150 क्वेश्चन थे, मैं कहता हूं ठीक है, वो कहता है कि मेरे 110 क्वेश्चन सही थे, वेरी गुड, और 40 क्वेश्चन मेरे गलत थे। आपने बोला था कि सारे अटेंड कर दो, सारे अटेंड करने से क्या होगा कि आपका मार्क्स ज्यादा आएंगे, लेकिन हुआ क्या कि मेरे 110 तो सही हो गए और 40 क्या हो गए गलत हो गए। अब इस 40 क्वेश्चन को, यदि 40 क्वेश्चन के मार्क्स कैलकुलेट करें, अभी अपन एक बार समझने के लिए मान लेते कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हुए 40 मार्क्स के, तो इसको अगर बट्टा 3 करे तो ये अपना जो नेगेटिव मार्किंग लगी ये कितनी लगी -13.3 की। मार्क्स हमारे पास में आए कितने 110। इसमें से वैसे ही आप 13.33 हटाओगे तो ये एक्चुअल में जो नंबर बने वो बने 96 इस एग्जाम की जो कट ऑफ गई वो मान लेते हैं कितनी गई 105। अब बच्चे के हिसाब से ये जो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका रीजन क्या कि उसने ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अगर मैं ये 40 क्वेश्चन अटेंड नहीं करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसे हम सोचते हैं, इसलिए हमें नेगेटिव मार्किंग भारी लगती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आपके 110 क्वेश्चन सही जरूर हुए हैं, लेकिन आपको 110 क्वेश्चन आते नहीं थे। यदि आपको 110 क्वेश्चन आते होते तो आपके जो सही होते वो कितने होते 125 130। कैसे? अब इस स्थिति में एक्चुअल में क्या होता है, इस विद्यार्थी को 80 क्वेश्चन ही आते थे का मतलब वो श्योर था कि मेरे को ये चीजें आती है। अब 70 उसने गैस वर्क किए और इस 70 में से 30 उसके गैस वर्क सही साबित हुए और 40 उसके जो गैस वर्क थे गलत साबित हुए। तो ये जो 30 वाले सही वाले है वो यहाँ पे क्या हो जाता है मर्ज। लेकिन जब नंबर आता है तो विद्यार्थी इस बात को नहीं समझता। वो क्या कहता है कि मेरे 110 सही थे, आपके 110 सही थे लेकिन आपको 110 आते नहीं है, इसलिए नेगेटिव का कभी भी नुकसान नहीं होता। अब मान लो आप 150 में से 100 क्वेश्चन ही करके आए, नेगेटिव से बचना है। ऐसा करते हैं विद्यार्थी के नेगेटिव से बचना है, 100 ही किए 110 ही किए, लेकिन वो आपको आते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 110 में भी आपके 15-20 गलत होते हैं, उस 100 में भी आपके 10-15 गलत होते हैं। तो आपने 50 नंबर का तो पेपर ही छोड़ दिया 50 क्वेश्चन का, तो आप वैसे ही कंपटीशन से क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। तो नेगेटिव से घबराना नहीं है। यदि 4 में एक क्वेश्चन, एकदम मूल पर बात की है, 4 में एक क्वेश्चन भी सही होता है आपका तो आप नेगेटिव से सेफ हो। नेगेटिव आपको नहीं मारी, वो नॉलेज की कमी है जिसको आप नाम दे रहे हो कि मेरे नेगेटिव के कारण क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। तो नेगेटिव कभी भी नुकसान नहीं देता, ये आपको फायदा ही देगा। तो इसको थोड़ा सा समझना, टेस्ट सीरीज के थ्रू इसको आप फर्निश करो, इसको प्रैक्टिस करो, आपका गैस वर्क कितना काम करता है ये काम देखना। तो नेगेटिव का आगे से आप बहाना नहीं मार सकते। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है वो आएगा वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कि हमारे पास में इतने सब्जेक्ट है, कैसे मैनेज करें, कैसे कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़े कितनी देर नहीं पढ़े, उसको अपने को समझना जरूरी है। तो इसके लिए आपका जो डेली शेड्यूल होगा, थोड़ा सा आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि मैं टोटल 6 घंटे पढ़ पाता हूँ, मैं टोटल 8 घंटे पढ़ पाता हूँ, मैं टोटल 10 घंटे पढ़ पाता हूँ। उस 10 घंटे में मेरे को क्या क्या पढ़ना और कितना पढ़ता है। तो मैंने एक आइडियल मानना है कि अब आपको कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई तो एंड टाइम पे करनी चाहिए। कैसे भी मैनेज करके, सुबह पढ़ना कि शाम को पढ़ना कि दोपहर में पढ़ना कि रात को पढ़ना, वो सबका अपना अपना जीवनचर्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। लेकिन 8 घंटे आपको दिन भर में निकालने पड़ेंगे। अब इसको मैनेज करने के लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो किया जा सकता है
वो इस तरीके के मॉर्निंग यानी कि आपके जो भी स्टार्टिंग आवर है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 घंटे के लिए हिंदी और इंग्लिश एनफ है। 1 घंटे के लिए हिंदी और 1 घंटे के लिए इंग्लिश। जैसे 1 घंटे हिंदी में भी आप क्या करोगे, आधे घंटे तो पढ़ोगे याद करने वाली चीजें और आधे घंटे एमसीक्यू पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे। इंग्लिश में भी सेम ही होगा कि आधे घंटे आप पढ़ोगे याद करने वाली चीजें और आधे घंटे में आप उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यूज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जैसे आप 2 घंटे करोगे तो आपका एक पूरा पेपर क्लियर हो गया, यानी कि एक जो सेकंड पेपर है 150 क्वेश्चन वो मैंने आज का पढ़ लिया, तो ये एक बर्डन कम हो गया। अब नेक्स्ट जो अदर जो टाइम बचता है उसको अपन मान लेते हैं, टोटल टाइम कितना है 6 घंटे। तो इसमें आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने मई और जून दोनों में कंडीशंस अलग अलग होती है तो उसके अकॉर्डिंग बताया यहाँ पे। अब आपको क्या करना, मान लेते हैं अपन 6 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे 3 पार्ट में तैयारी को डिवाइड करना है। 4 घंटे तक तो आपको नई चीज पढ़नी है। नई चीज यानी कि जो हमें कठिन लगती है, जो हमने अब तक छोड़ रखी है, जो हमने अब तक कवर नहीं किया। आपका कोई चैप्टर बाकी है, कोई चैप्टर पेंडिंग है, किसी सब्जेक्ट में मैथ्स में कोई चैप्टर पेंडिंग है, तो 4 घंटे का टाइम आपको इन चीजों को देना है, ठीक है ना। जैसे जीके में कोई फैक्ट्स याद करना हो गया, साइंस में कोई फैक्ट्स याद करना हो गया, जो चीजें हमें नहीं आती लेकिन जैसे समझने वाली चीजें होती है जो हमने समझ ली है। जैसे मान लो लाइट चैप्टर है या इसमें आपके मैथ्स में रेशियो है, परसेंटेज है, वो मैंने समझ लिया, तो रिवीजन इज मस्ट। इस चीज को मिस करते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं, खाली इसी पे फोकस्ड होते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उस चक्कर में स्ट्रेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को देख ही नहीं रहे। रिवीजन का मतलब क्या होता है, देखना। विजन का मतलब क्या होता है, देखना। हम उन चीजों को तो वापस देख ही नहीं रहे जो हमने कर लिए। तो 1 घंटा आपको डेली क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। जो चीजें आपको आती है, जो आप इससे, एक तो आपका जो कंटेंट है वो सॉलिड होगा। सेकंड थिंग, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा। रोज हमें ये भाव आता रहेगा कि नहीं मैंने कुछ तो पढ़ा है पिछले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। तो रिवीजन इज मस्ट। उसके बाद में नोट्स कितने भी पढ़ लो, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ दिन भर बच्चे बैठे नोट्स पढ़ते रहते, लेकिन एग्जाम में क्या आएंगे, नोट्स नहीं। हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, 1 घंटे। रैंडम आपको पीवाईक्यू आप ऑनलाइन कर सकते हो, किसी वेबसाइट से कर सकते हो, किसी बुक से कर सकते हो। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कुल मिला के 1 घंटे आपको डेली अलग अलग सब्जेक्ट के क्या निकालने पड़ेंगे, क्वेश्चंस। ये तो रहेगा आपका मई में। जून में जो रेशियो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 2 घंटे नई चीज, 2 घंटे आपको रिवीजन और 2 घंटे आपको क्या करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू और एमसीक्यू। तो इस रेशियो को अच्छे से समझ के अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो रेशियो है ये आपको हेल्प करेगा। इसका आप एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। नेक्स्ट अपन जो चर्चा करेंगे, लास्ट अंतिम चर्चा जो करेंगे, वो आपके मन में एक डाउट होगा अनसर्टेनिटी को लेके, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए तो। ये ऐसे तो एक नेगेटिव माइंडसेट का ही पार्ट है, लेकिन पिछली बार क्योंकि बोर्ड ने ऐसा किया था तो ये समस्या हो सकती है। तो इसका फाइनल एक जवाब होता है, वो बस तो आपको फेथ रखना पड़ेगा। आपको क्या रखना पड़ेगा, फेथ। लेकिन ये बातें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। फेथ, भगवान क्या होता है, छोड़ दो, ये मेरे को नहीं पता। तो प्रैक्टिकली समझना। अब सुनना, मान लेते हैं कि आपका एग्जाम है 300 क्वेश्चन का। मान क्या लेते हैं, 300 क्वेश्चन का ही है, 150 यहाँ पे और 150 यहाँ पे। अब आउट ऑफ सिलेबस कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, या पैटर्न से हटके जैसे रीट मीन्स माया की थ्योरी के क्वेश्चन बना दिए, वो कितने आ जाएंगे। मैं कहता हूँ 70% क्वेश्चन तो आप भी मानते हो कि वही आने हैं जो पहले आ रहे, और बहुत गंदा पेपर बना दिया तो 60 क्वेश्चन तो वही आने जो पीछे पूछे गए, यानी कि 90 और 90, इतना 60% पेपर तो आएगा ही अपने फेवर में, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आपका जो टेंशन है वो कहाँ पे है कि 60 क्वेश्चन यहाँ पे और 60 क्वेश्चन, कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन बना दिया, कोई आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का डाल दिया, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस का राजा कौन था वो डाल दिया था। पिछले साल बच्चों ने ट्वीट भी किया तो आलोक राज जी ने कहा कि फौज में एक चीज सिखाई जाती है कि गोली कहीं से भी चल सकती है, तुम्हें तैयार रहना होगा। ठीक है, तो अब तैयारी कैसे करें। आप समझो, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट 1 है और ये कैंडिडेट 2 है। अब दिक्कत कहां पे होती है, ये जो प्रीवियस ईयर जो रिपीटेड थिंग पूछी गई, कैंडिडेट 1 को आती है इसमें से 90 में से 70 चीजें, और कैंडिडेट 2 को आती है 90 में से 90 चीजें। अब ये जो 60 क्वेश्चंस का पेपर, ये तो दोनों के लिए सेम है ना,
भाई इसको भी नहीं आता और इसको भी नहीं आता। कंपटीशन में फर्क वहां पे आता है जब एक व्यक्ति को कोई चीज आ रही है और दूसरे को चीज नहीं आ रही। अब जैसे आप भी समझते हो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव, मान लो आपने 5 में से 5 सही कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के सही है। मान लेते हैं आपके पोस्ट हैं 10,000, तो एक्टिव पैसिव में 5 में से 5 सही करने वाले जो विद्यार्थी है वो 10,000 से बहुत ज्यादा, 50,000, 60,000, लाख लोग, 2 लाख लोग ऐसे होंगे जिनके एक्टिव पैसिव में 5 में से 5 सही है। अब आपके भी 5 सही है, उसके भी 5 सही है, तो कंपटीशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब मान लेते हैं किसी और के 3 सही थे और आपके कितने सही है? 5 सही है, तब आप उससे क्या हो गए? आगे। सेम सिनेरियो यहाँ पे होता है। अब फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस का राजा कौन था? तो ये माइंडसेट चेक है, ये आपकी नॉलेज का चेक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉलेज में तो सब लोग इक्वल हो गए ना। 60 क्वेश्चन अगर अलग आ गए तो नॉलेज का अगर अपन फैक्टर लगाते हैं तो वहां पे नॉलेज सबकी इक्वल होगी। दिक्कत कहां पे आई, फर्क कहां पे आएगा? माइंडसेट। जिसका माइंडसेट अच्छा होगा, जिसका आपको वहां पे जो रिजल्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम ओरिएंटेड जिसका माइंडसेट होगा, जो पॉजिटिव रहेगा और उसको दिमाग के बैलेंस को अपने बैलेंस कर लेगा कि मेरे को ये अटेंड करना है कि मेरे को अटेंड नहीं करना। करना है तो कितना करना है, गैस वर्क करना है तो कितना करना है। अब जो फैसला होगा, इस 60 में से मान लो किसी के 40 सही हुए और कैंडिडेट 2 के इसमें से 30 सही हुए, ठीक है, तो 70 और 40 और यहाँ पे 90 और 30, तो भी रिजल्ट किसके फेवर में होगा? सेकंड कैंडिडेट। तो मेन जो फैसला होना है वो अपना यही पे होना है। जो अपन बेसिक अपने को सिलेबस दिया गया है, जो हमारी जो मूल तैयारी है, उसी से फैसला होना है। आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो वो सबके लिए आएगा, खाली आपके लिए नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में सेट करके इसकी जो टेंशन है आप कंप्लीटली हटा सकते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली पूरी तैयारी या जीवन में कुछ भी करते हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने माता पिता को जो भी आपने कहा है कि नहीं मेरे को तैयारी करनी, उनसे जो भी पैसे लिए हैं, जो कोचिंगों में दिए हैं, जो आप मेहनत करते हो। जैसे आप घर से निकलते हो ना, तो आपके माँ बाप, आप घर से आप तो निकल जाते हो लेकिन पीछे एक उम्मीद छोड़ के जाते हो। आप जैसे ही घर से निकलते हो, माँ बाप के मन में क्या होता है कि मेरा बच्चा पढ़ने गया है, मेरा जो बच्चा है वो पढ़ने गया तो भविष्य में वो मेरे को नौकरी ला के देगा। लेकिन आप साल भर 2 साल तैयारी करने के बाद ऐसे कह देते हो ना कि नहीं मेरे से तो पढ़ाई नहीं पड़ी, अब मैं प्राइवेट कर लूंगा, तो आप उस भरोसे को तोड़ दो। तो हमें आप उस भरोसे के लिए पढ़ना है और मन में एक ही बात रखनी है, यू कैन एंड यू विल। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो आप इसको थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कोई गाइड नहीं मिलता, कोई बताने वाला नहीं मिलता। तो मैंने ये कोशिश की है कि जो जनरल समस्या है उसको अपन डिस्कस कर ले। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, अपन उसको डिस्कस करेंगे और 2 महीना अपना पूरा जी जान लगा के तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।